नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से सुनो सुनाओ दिल की बात में, जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आलोक के से। और हमने पिछली बार बात करी थी कि कैसे स्ट्रेस आज की तारीख में वर्क प्लेस पे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है। और हम चाहे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इस बारे में बात करें, वो बात जरूर कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। और हर तरीके के पर्सपेक्ट हो सकते हैं और हम लोग उन सब पर्सपेक्टिव्स को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एंड वी वुड लाइक टू टॉक ऑन ऑल दोज थिंग्स। और अल्टीमेटली द ओनली थिंग दैट वैल्यूज इज अ ह्यूमन। तो अगर हम ह्यूमन को वैल्यू नहीं करेंगे तो देन विल नॉट एबल टू गो टू फार। तो क्योंकि सब चीज़ें जितना मर्जी एआई बेस्ड हो जाए बट स्टिल उसको ऑपरेट करने के लिए humans are required and the intelligence of human is always higher than any of the machine। तो उसको भी हम एक बार समझेंगे। और अब जिस चीज़ पे हम लोग और आगे जाना चाहेंगे वो ये है कि क्योंकि इतना स्ट्रेस हो रहा है और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा स्ट्रेस है अगर हम देखें, क्योंकि वो दोनों तरीके से पिसता है। चाहे वो हायर क्लास से भी पिसता है क्योंकि वो हमेशा ही एस्पायर करता है कि हायर क्लास की तरफ जाने के लिए, और डरता है कि लोअर क्लास में से भी नीचे जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे ना चले जाए। तो दोनों ही तरफ से डर के वो जी रहा होता है ना। अगर नौकरी चलेगी तो बीपीएल में ना कहीं शामिल हो जाए, ठीक है, और नौकरी चलती रहेगी तो किस दिन में जाके हायर क्लास के साथ में मैं बैठ के आई कैन एंजॉय द लग्जरीज ऑफ हायर क्लास। तो दोनों के बीच में ही मिडिल क्लास दे एक्चुअली स्ट्रगल फॉर दैट। और उस स्ट्रगल की वजह से वो दोनों तरीके से वो स्ट्रेस में रहता है, जैसा हमने पिछली बार बात की थी। और अब हम देखें कि ये स्ट्रेस की वजह से आपको क्या लगता है वर्क प्लेस पे इसका नुकसान क्या है, फायदा अगर कोई हो तो आप प्लीज उसको भी बताइए, और नुकसान बेसिकली हम उसको भी देखें कि क्या नुकसान ये हमारे रोल प्ले कर रहा है नुकसान देने में। So first of all, thank you so much for having me here, and I must tell you, it is always such a wonderful experience sharing uh, this session with you. और जैसे कि आपने कहा कि मिडिल क्लास एक एक ऐसी स्पीशीज है जो दो तरह से पिसती है। So this reminds me of a very funny anecdote about the middle class, and that is देखिए आप और मैं एक मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, तो शायद आप और मैं एक फटी हुई जीन्स को पहनना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें शर्म आती है कि हमारे कपड़े फटे हुए हैं तो लोग बाहर क्या बोलेंगे। लेकिन अगर यही अपर क्लास एक फटी हुई जीन्स पहनता है तो वो फैशन बन जाता है। और यही अगर एक बीपीएल क्लास का कोई लोअर क्लास का कोई बंदा पहनता है तो लोगों को पता है जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी इसलिए वो ये पहन रहा है। लेकिन ये चीज मिडिल क्लास नहीं कर सकता। सो आई थिंक मिडिल क्लास हैज द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड दैट एक्चुअली प्लेज अ बिग रोल। एंड टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस, आई थिंक स्ट्रेस का तो अगर हम बात करें ऑन पेपर इसके नुकसान ही नुकसान है। पीपल टॉक अबाउट फैंसी टर्म्स लाइक एक हेल्दी स्ट्रेस होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। दीज आर गुड टर्मिनोलॉजीज, बट व्हेन यू टॉक अबाउट your day-to-day routine, your real life conditions, I think stress has been very, very detrimental to the growth not just of employees but the company as a whole. तो जैसा आपने अपने जीन्स का एग्जांपल दिया, दैट वाज प्रैक्टिकली हैपेंड विद मी एक्चुअली। आई somehow I don't know how but I took one of the jeans where वो थोड़ा सा इट वाज नॉट torn off like जैसे आजकल तो बिल्कुल ही वो अलग हो जाती है। इट वाज लाइक स्मॉल थोड़ा उसमें से धागे निकले हुए थे। दैट वाज जस्ट दो तीन चार जगह पे, एंड दैट आई नो दैट आई टुक इट ऑन अ वेरी वेरी हाई प्राइस टैग। तो अब घर पे उस समय था तो माय मदर एक्चुअली somehow she took that jeans and she saw that and then she gave it for the wash and all। तो लॉन्ड्री के लिए दे दिया उन्होंने। तो कुछ दिन में मैं ढूंढ रहा उसको कि वेयर इज दैट, तो कहती वो फटी हुई थी, मैंने दे दी काम वाली को दे दी। तो मैंने यार आप पूछ तो लेते मेरे को। so that is the real case, like it is not just a joke or just a simple story but it is something that we actually shy away from whatever that can show our system that we may be landing to the BPL side, or we always try to show off the
whatever good that we are achieving. तो वो हमेशा In रहता है. fact, sir, to just complement your very idea of this mindset, there is a major chunk of this class in the workforce which is really scared and apprehensive of taking big decisions in life. Why? One, they are scared of the EMIs, loans, Yeah. taxes, everything, which stops them from taking the big decisions. Secondly, some people are also trapped in the vicious circle of I am about to lose my status, my due promotion, my co-growth, my performance appraisal, and just because of all these things at stake, people do not muster the courage to take the right decisions for their career. Yeah. And ultimately, they are happy to live in stress, but they are not ready to take the right decisions at the right time. Yeah. So the right decision is thinking about themselves Yes. as a human being and thinking about the life as to enjoy, not just to be always in stress and just always running. और जैसा आपने बात करी वैसा ही incidents that I just came across in my mind, that was like I have seen people from like zone heads in my career. So it was like whenever there was a zone head meeting, so they were like talking to each zone head among themselves that what exactly they are going to present. Okay, and that was something that they were like, though they were telling to their juniors that they should work on their own and they come up with a presentation that they have created. But for them itself, like they were like copying the presentations from each other, just not to be lower than the other zone heads. और उसके अंदर में भी वो बताने में भी, जैसे हम लोग स्कूल में चिटिंग नहीं करवाना है, तो वैसा भी कुछ लोग हैं जो चिटिंग नहीं करवाने के चक्कर में कहते हैं नहीं नहीं मैं प्रेजेंटेशन इतनी दिखा रहा हूँ, उसमें से इतनी स्लाइड्स मैंने अलग से रखी हुई हैं, दैट कैन बी ए यूएसपी फॉर मी. तो दीज काइंड ऑफ अगेन जो माइंडसेट, they are not able to take the decisions. They don't want to be in a state, they don't want to be wrong. और वो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे कि they can stand alone or they can come out of the whole junk और वो limelight में एकदम से किसी भी तरीके से आ जाए, तो उससे वो बचते रहते हैं. And in that way they are not able to take up any of the risk. They stop taking the risk. और वो बिल्कुल सही कहा आपने, वो रिस्क इसलिए भी लेना बंद कर दिया क्योंकि रिस्क लेने से वो सिर्फ रिस्क जॉब का रिस्क ही नहीं है कि जॉब पे एक्टिविटीज का दे उसको बहुत ही लंबे उसमें ले लेते हैं कि अगर ये गलत हो गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी, ईएमआई का ही हो जाएगा, ईएमआई हो जाएगी तो घर चेंज करना पड़ेगा, बड़े से छोटे में जाना पड़ेगा, बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में जाना पड़ेगा. एंड हाउ विल आई फेस माई दिस काइंड ऑफ डिजास्टर इन माई लाइफ. तो दैट इज देयर. तो इस पूरे से हाउ डू यू सी द हेल्थ ऑफ ए पर्सन दैट आल्सो गेट इम्पैक्टेड? So that's a very important and interesting point, I would say. So when we talk about employee health per se, we somehow talk from a very outsider's perspective. So when you actually dive in the corporate world and you actually perform your duties as an employee, you find that the things are very different from what people are giving, their opinion about. So just for a corporate employee, for an example, topics like health, wellness, mindfulness, these are generally not discussed in day-to-day life. Why? Because one of the big reasons is in corporate world, the only document that serves everything is the MIS, right? And the mania for MIS is to such an extent that if it is not measurable in numbers, in figures, then that does not carry any significance for the organization or your team. Now, this is the biggest fallacy. Why? Because people only talk about maths, talk about the numbers, talk about the performances. But what about those feelings and emotions which are behind those numbers? So you can actually extract X performance from an employee to a certain extent. But that employee is not a machine. He is a human being. And human beings are driven by emotions and feelings. Considering that everything remains the same for 12 months, an employee will not behave the same all those 12 months. He is subject to changes, he is subject to mood swings,
इमोशनल अपहीवल, chaos, mayhem, anxieties, uncertainties, इन सब के बीच में अगर आप एक रैपो बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हो बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, तो उससे क्या होगा, यू कैन एक्चुअली किक द बॉल टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद व्हेन द एम्प्लॉय रन्स आउट ऑफ स्टीम, उसके बाद आप क्या करोगे? विल यू कीप दैट एम्प्लॉय और विल यू फायर एंड हायर अ न्यू एम्प्लॉय? एंड इफ इवन इफ यू डू सो, टिल व्हेन? किसी न किसी एम्प्लॉय का एक पॉइंट आता है व्हेन दैट एम्प्लॉय नीड्स अ लिटिल हैंड होल्डिंग, अ लिटिल काउंसलिंग टू अपलिफ्ट हिज परफॉर्मेंस। अगर आप उनको एज अ कमोडिटी ट्रीट करोगे जहां पे परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस की बात हो रही है बट एम्प्लॉय की वेलबींग की बात नहीं हो रही है, आई थिंक वहीं पे एक कॉर्ड कटिंग का एक चैप्टर स्टार्ट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉय इतना ही जस्ट शट्स हिज डोर्स, वो सिर्फ उतना ही काम करता है जितना एमआईएस में दिखे, और he will never make any impact or effort wherein he can work 2x or 3x with that. तो बिल्कुल, तो जो एफिशिएंसी है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट से देखें तो एफिशिएंसी डिटेरियोरेट व्हेन देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज कनेक्शन, or when they start feeling that organization is not taking care of him as a whole, but they are just concentrating on the MIS and the numbers. So they are like, if I connect it to the children, like if the child feels that my parents only want the numbers, so they will go for the cheating, they will go for the what all the methods he will use. ठीक है, he can do n number of things just to maintain the marks, but he may not be studying, he may not be actually understanding the concepts behind it. The similar thing is here also, that the people will only look for the numbers. अरे सर, ये hit the bullseye because एक बहुत ही अच्छे concept आपने touch base किया है. Ideally, leadership was supposed to borrow traits from parenting, because in both the situations you are nurturing the talent that you have. And it's so astonishing that when the kid underperforms or fails in a particular subject or as a whole, the parent sits down with the kid and they try to understand what happened. Okay, you might be harsh, you might punish the child, but later on you sit with the kid and you want to understand कि बच्चा क्या हुआ, why are you not performing? But it is so funny, it is so amusing that I have never come across any leader who has tried to understand in the review meeting that what are your major challenges. So there, I just want to share a common scenario which happens in almost every review meeting per se. You open the MIS, you focus on the bottom 5 or bottom 10 if your team is large, and you just start butchering them left, right and center without even giving a thought that that person is not a history sheeter or a repetitive non-performer. If there is a dip in the performance, please get into the depth of it. Try to understand what's bothering him. But sadly, that's not the case. Yeah. So now we have just touched upon a point where there is a disconnection between the relationship of an organization's employer and the employee relationship. But how do you see this stress and this whole drama that happens in the office or in the corporate sector? So how the employee carry that in their personal life? That is a big change that we are observing in the current era of workplace ethics and culture, because so I personally belong to the millennial generation. When we started, it was possible to actually segregate your personal life and professional life. So till 15 years ago, it was actually an option that okay, once you are out of office, you can shut down your official mode and enter the realm of your personal life. But now, if you see, and sir, you've seen it more, your official mode is never off. Yeah. Okay, so I've seen people, in fact, at my place as well. People come from their home. They either just go to washroom, they get fresh, and then they open their laptop and they continue with the leftover pendencies for the day. And then you have early morning con calls where you are, I don't know, counseled, discussed, or harassed, to put in blunt terms, about the performance that you are going to commit today.
So these kinds of actually, buttons are pressed at different times of the day, and you actually cannot escape that mode. Yeah. So as you rightly said, it affects your personal life in such a way that people are on leave, they are on vacation, Yeah. but they spend more time Yeah. on con calls and team meetings. Yeah. They open their laptop and trains and flights, and then it's just that the body which is traveling out of office, and your mind, your soul is actually trapped inside. Yeah, yeah. So that is there definitely. और ऐसे एक तो while you were talking, I just flashed few more incidences that I just heard और उसमें था. One of the lady, she was like, she came to me and she was like very much worried. She said कि I can't grow in my organization. So I said, why you think so that you can't grow? So she said कि it is like because I am a lady, I have certain boundaries with me that I can go for parties, late night parties, and with my colleagues, and secondly, I cannot like work, or I cannot attend call in the night at 10, 11, or 12, and that is the limitation that is being told to me all the time. And because of that, they say that you are not as per the fitment of a management. Because you may get call from the customer, you may get call from your junior employee, or you may get a call from the senior employee for any of the emergency reasons. तो she said कि ठीक है, ओके, इफ देयर इज एन इमरजेंसी तो मैं एक आध दो बार कॉल उठाती हूँ जब मुझे लगता है कि अगर कोई जना 3 बार 4 बार कॉल करे तो मैं उसको पे जब मैं उठाती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो बात सुबह भी हो सकती थी, तो ऐसा इमरजेंसी क्या है रात को, तो बट उस समय फिर कहती मैं कह भी देती हूँ कई बार कि भाई ये तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आपने रात को 11 बजे मुझे कॉल किया. तो दैट इज प्लेइंग अगेंस्ट माय प्रमोशन, अगेंस्ट माय करियर. तो वहां पर जो मेल एम्प्लॉइज हैं, दे आर लाइक they don't feel any issue in taking up the calls even in the midnight, और उसके बाद वो आधा घंटा तक वो सुन सकते हैं कान पे लगा के without saying utter even a single word. तो वो चीज मैं नहीं कर सकती. सेकेंड, मैंने एक और इंसिडेंस देखा जहां पर कि both the couple is like they were working in a very high post. One was in the hospitality, the husband was in the hospitality, he was GM with the 5-star property, and for a very very long period he was GM there, and the wife was into airways, and she was traveling all the time, and though she was in HR, but still she was traveling, because wherever there are the employees are there, so she had to move there, and about 20 days a month she was traveling. And Airways has their own this you can say the facilities. So she was like moving all the time. So they decided that they will have their child after retirement. And this is practically well, I met the couple, and at the time of, just not at the time of retirement, after the retirement, they had their first kid and the only kid at the age of 50. And they were very successful on their professional front, though both individually at their places. But at the age of 50, they had their first kid, and by chance I had breakfast with that person, and I got to know that he got the child. तो मेरे को उन्होंने बताया, कहते हैं ऐसा है कि अभी हम लोगों ने डिसाइड तो किया था कि लेट्स गेट सेटल्ड एंड लेट्स डू आवर जॉब एंड लेट्स गेट द सक्सेस इन द प्रोफेशनल लाइफ, देन हम लोग पर्सनल उस पे जाएंगे. बट अभी हम लोग जैसे ही हमने ये किया है, वैसे ही अब मैं बच्चे को लेके अगर घुमाने लेके जाता हूँ, पार्क में लेके जाता हूँ, तो दे से दैट दादाजी के साथ आए. Okay, so now it is only like I think they were lucky enough to have a child at that age in a normal way. Otherwise, the cases of non-fertility and then the IVF way of pregnancy, that is actually coming up quite well, और बहुत हाईली आ रहा है, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन उस एज पे या उस जगह पे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है.
तो स्ट्रेस उनका पर्सनल लाइफ में हेल्थ वाइज आई थिंक दिस इज ऑल्सो few of the aspects that are coming from their professional aspirations or the stress or whatever you can say. So what do you think about it? So I think that is a very hard-hitting topic that you just mentioned, and there are not few but numerous cases where people are changing their way of living just because of the job that they are in. So I know a couple of cases wherein one of my very good friends, as you rightly said, she is such a hard-working lady that she completely is into it all the time. She hardly gets any time to attend calls. She misses all her family functions and kids events. And then at the end of the day, she also wakes up early in the morning, sometimes at 3:30, just to complete the pendencies of her job. So I think these kinds of, when you have a lifestyle like this, all you can get it is a not so perfect and a messed up personal life. And there are people who are actually waiting to get into that perfect situation to start a family. So either both are working, they are in different locations, transferable positions, and then they wait that okay, once we get settled after X number of years, we are going to start a family, and then we are going to do this and that. In the meanwhile, what you do is, say, having lived a life like this, so after 10 years, 15 years, 20 years down the line, you cannot go back and hit the undo button. बिल्कुल। उस केस में क्या होता है? उस केस में what you do is you actually start a very fragmented way of starting and continuing your family, which does more harm than good. And the employer or the employment opportunities that were priority at that point of time, you suddenly start looking them as big regrets of your life. बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये सोचनी पड़ेगी कि even if you get the materialistic benefits, the kind of trade-off or the kind of cost that it has come for, is it really worth? Because if it is not, then that is going to be the biggest regret of your life, which may sound lucrative and a big opportunity right now, but will hurt you for a very long time. तो अभी हम देखें कि जो स्ट्रेस है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो नुकसान करता है, उसकी एफिशिएंसी को तो कम करता ही करता है, उसके साथ साथ में एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो दैट एक बार थोड़ा सा हमारा डिस्कनेक्ट होता है तो हम अपनी एफिशिएंसी को एज ए एम्प्लॉय भी कम करते जाते हैं। और उसी के साथ में ही हम लोग पर्सनल हेल्थ के ऊपर जब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम लोग फेस करते हैं, और वो हमें तब पता लगता है जब हमारा एज एक गैप के बाद आ जाता है, तो तब हम लोग देखते हैं कि 35-40 के अंदर जाके वो हम लोग 60 के दिखने लग जाते हैं, 60 के बॉडी का हमारा जो एफिशिएंसी वहाँ तक आ जाती है। और इवन उसके साथ साथ में जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कपल, बिकॉज दे नॉट स्टे टुगेदर फॉर लॉन्ग, वो ट्रांसफरेबल जॉब है, दोनों अलग अलग जॉब पे काम कर रहे हैं, दे बोथ हैव देयर ओन प्रायोरिटीज, सो even if they are living together but they are not connected. That's very true. In fact, the bigger problem and the pain area is the kind of compromises that you're doing in your life. From the employer point of view, they don't carry any big significance. Because for an employee, for an employer, you are just an employee like any other. But being an employee, you are sacrificing your world. So what happens is that when you do your SWOT, after some time, you realize that my employer has a new employee, has a new team, and he in all probability, he has also forgotten the kind of sacrifices that I have done. So who is at the end of the receiving line? So it is me who is facing the music, it is me who made the choices, and I cannot even blame anyone. Because it was my decision. My employer, in fact, the person who was working with me has also got transferred to some other location. And I am the person who took the decision, and so I am here to face the music. तो मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। और अगर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ तो एक ही जना बचता है जिसको ब्लेम कर सकता हूँ, मैं खुद को कर सकता हूँ। तो सेल्फ सैबोटाइजेशन और सेल्फ हर्ट जो है, गिल्ट के तौर पे हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद में थोड़ा गिल्ट भी आने लग जाता है। और इमोशन देखेंगे, ये गिल्ट जो है ये किसी हायरार्की लेवल पे नहीं है। बिल्कुल। At any level, any hierarchy, people
who look like the perfect role models to the society. Yeah. I've seen the senior most business heads and zonal heads who command a very fat salary, who have very lucrative and desirable social status. They are themselves not happy. Yeah. So they are not just happy. I have one person, I have met one other person who was like at the very highest level and very hefty salary he was drawing. But he was like, he told me that some of the stories where he got so much, you can say, उसका एंगर ऐसे फूटा छोटी छोटी बात पे, like he was going with his family for the for movie, और वहाँ पे उसको जो नंबर दिया गया था सीट का, वो सीट का नंबर एक आगे पीछे हो गया। उसने जो टॉर्च बियर था उसने उसको कहा भी सर प्लीज आप इसको थोड़ा अकोमोडेट कर लें बिकॉज समहाउ वो एक थोड़ा सा गलती हो गया एंड देन ही सेड ही शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड हिज फैमिली गॉट सो embarrassed that they actually walked off from that hall and they were like complaining that we will not go with you because you always get so furious in certain situations that we don't feel like to go with you and we are scared of going with you. That's very true. In fact, that also reminds me of one of the similar situations when we went to my friend's kid birthday party, and while everyone was busy and so I could not notice him, so I asked his wife, where is he, कहाँ है आज दिख नहीं रही है वो, and she was like क्या कहूँ 1 घंटे से फोन कॉल पे लगे हुए हैं और इनके बॉस का कोई मीटिंग है कल, रिव्यू मीटिंग, तो उसी के लिए वो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं. And I was like, so and despite organizing such a grand event, the host was missing. And so I said कि आप मैं बात करूँ एक बार जाके, and then she very innocently and out of pain she said मैं 2 बार गई थी और मुझे डांट के भगा दिया. So just imagine you are missing the flavor of your life, you're missing those moments which are truly yours, and all this was happening on a Sunday. Oh, that was the worst part. तो जो आप कह रहे हो कहीं ना कहीं ये एक जो वेंट आउट फ्रस्ट्रेशन वाली बात होती है, it is venting out on the wrong people. बिल्कुल. And the kind of volcano that you are actually carrying and you are building upon it, so when the bubble bursts, I think the damage is done to those people who are not even part of it. बिल्कुल. तो बिल्कुल इसमें हम लोग देखते हैं कि वो जो बर्डन है वो रहता है और वो बर्डन फैमिली पे, रिलेशंस पे, हेल्थ पे, इन सब चीज़ों पे, पर्सनल स्फेयर पे आता है. और वही चीज़ जब हम प्रोफेशनल लाइफ पे देखते हैं वो चीज़ आपके जूनियर्स पे भी आती है. ठीक है, क्योंकि आप सीनियर्स पे तो गुस्सा कर नहीं सकते, तो आपको जूनियर ही हैं जो उस चीज़ को फेस करते हैं. दो वी ट्राई टू मेंटेन सम बैलेंस इनटू इट, बट स्टिल वो फिर दिक्कत तो करता तो है. जब भी हमारे बॉस हम पे चिल्लाते थे, हमें पता चल जाता था कि इनके बॉस ने इनके ऊपर अटैक किया है. बिल्कुल. And so it is a very common practice. आप exactly उसको carry forward कर देते हो and everyone has to feel the blame. इसलिए जो junior management होता है वो सबसे ज़्यादा feel करते हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं होता person करने के लिए. तो ये जो आप कह रहे हैं जूनियर नहीं होते, मेरा भी जो थॉट है जो मैं देखता हूँ तो ये रहता है कि जो जूनियर होता है वो ऑफिस में नहीं करता है. तो जूनियर जो है वो जब घर जाता है वो जो गुस्सा है, वो जो एंगर है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जाके उतारता है जो वहाँ पर वीकर सेक्शन है, दैट इज वाइफ, पेरेंट्स और अगर कोई सिबलिंग है वहाँ पे. और वाइफ के पास में भी और कोई स्पेस नहीं होता है. हस्बैंड को तो वो बिल्कुल देना बहुत मुश्किल होता है. और जैसा आप एग्जांपल करें कि मैं 2 बार गई तो उन्होंने आगे डांट दिया, तो वो फिर कहाँ जाता है, वो फिर जाता है फिर बच्चों में. तो अब हम देखते हैं कि जो ऑफिस से निकला हुआ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, वो एंड अप हो रहा है कहाँ पे जाके, बच्चों में. और बच्चों पे जो एंड हो रहा है वहां पे एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे भी वीकर हैं सोसाइटी में. जब वो स्कूल जाता है तो वहां पे वो अपने से वीकर सेक्शन को देखता है जहां पे वो उस गुस्से को निकाल सके, क्योंकि ये एनर्जी है जो फ्लो कर रही है, जो एक नेगेटिव एनर्जी जो ऊपर से फ्लो होती हुई निकलती है, वो जाके बच्चे के बिहेवियर तक पे चली जाती है. तो नाउ इट इज नॉट ओनली इम्पैक्टिंग द एम्प्लॉय देयर, उसकी हेल्थ, बट पूरी की पूरी सोसाइटी को कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट
कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कहीं तो जाके हिट करेगी। और And I think sir that is the most pitiable situation because all those people who are watching this podcast, जब भी आपको अपने बच्चे पे गुस्सा है अगली बार because of your job or because of your boss scolding you, please ask yourself before raising your voice कि जॉब कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं या आपका बच्चा कर रहा है. So please do not pass on the blame or frustration to your kid just because your boss said some abusive or some unpleasant things to you. Because जब भी आप अपने बच्चे को गुस्सा देते, अपना बॉस का गुस्सा अपने बच्चे पे देते हैं, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, आप अपने प्रेजेंट के लिए अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं. And you are spoiling a complete generation in the years when little things cement in his memory for a lifetime. You are actually corrupting your child's future. आपकी जॉब तो शायद आप दूसरी चेंज कर लोगे, बच्चा चेंज नहीं कर पाओगे आप. और उसका रिग्रेट कभी भी आप नहीं कर पाएंगे. तो इसमें अभी जो दो एक ऐसे बहुत बड़ी शख्सियत है इस टाइम पे जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक ऑन दोस एंड नो योर व्यू ऑन दैट. वन इज नारायण मूर्ति जी, एंड ही सेड दैट मैं कभी भी 5 डे वीक के फेवर में नहीं था, और मैं तो मानता हूँ कि 100 आवर्स ए वीक आउटपुट अपना देना चाहिए, और मैं देता हूँ, और पीएम साहब भी देते हैं. और सेम इज गोइंग विद एलन मस्क, और वो भी अभी इस समय जो हायरिंग कर रहे हैं ठीक है, उसमें भी वो ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम आवर्स वर्किंग आवर्स लोग दे सकें, तो ऐसे लोगों को ही हायर किया जाए. हाउ डू सी दिस थिंग? So I think I personally believe that, and everyone has his or her own opinion. मेरा opinion ये है that you cannot template a particular way to achieve success. We have examples from one range to the other extreme range who have employed different ways to achieve success. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं, extremely successful, role model, geniuses, legends, and then there are people who actually, you know, they employ hours and hours of work like Mr. Murthy, and then yes, they are also successful. तो ये कहना गलत होगा that more number of hours is equivalent to more productivity. Because मेरे को जब मैंने नया जॉब ज्वाइन किया था, नया अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरे एक सीनियर थे जो 9:30 पे आते थे और 6:30 अपना कंप्यूटर बंद करके चले जाते थे, एंड ही वाज द मोस्ट efficient and the performing employee of the organization. और बाकी हम सब 7:30, 8, 9 भी बज जाते थे. So I asked him, and he also happened to be very good hearted सरदार जी. तो मैंने उनसे पूछा कि सरदार जी आप इतने 6:30 बजे चले जाते हो, आपको बहुत उसका डर नहीं लगता? तो उनका एक ही जवाब होता था कि जो इंसान 9:30 से 6:30 के बीच में काम नहीं कर सकता, वो बाद में रुक के भी क्या कर लेगा. So I think this has a different perspective altogether. We are actually stuck in a trap nowadays when a person who is coming from office at 9 is considered to be a more hardworking guy as compared to someone who is leaving at normal time of 6:30. तो आप देखेंगे आजकल कई जगह अगर आप ऑफिशियल आवर्स 6:30 पे अगर आप ऑफिस से निकलते हैं, तो आपको आपके कलीग्स और बॉस ऐसे देखते हैं जैसे आप कोई क्राइम करने जा रहे हो. एंड दिस mindset is not documented anywhere, but it is that feeling, it is that kind of emotion which travels with you. तो अगली बार आप 6:30 बजे उठने की हिम्मत नहीं करते हो, चाहे आपका काम भी हो जाए, आप 7 o'clock 7:30 तक वेट करते हो कि या तो मेरा बॉस जाए या बाकी लोग जाए तो मैं जाऊं. बिल्कुल. सो ये जो एक नंबर ऑफ आवर्स का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, आई थिंक इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी कैन फोकस ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी आउटपुट, I think that is more important. मैंने ऐसे भी लोग देखे जो पूरे दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, but their productivity is 0.2x. And then there are people who are always on the move. They hardly sit for 2-3 hours, but their productivity is 10x. तो ये एक template है, क्योंकि just because some big people have said it, I think we cannot ape it, we cannot make it a standard. और इट्स माय पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, बट ये अपना अपना एक थॉट प्रोसेस है सर. बिल्कुल. तो मेरे को ऐसे याद आता है कि जब हमारे घर पे प्रेशर होता था कि एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करो,
आई यूज्ड टू कैरी द कॉमिक्स बिटवीन द बुक्स, ठीक है, और वो पढ़ रहे होते थे। And still you are highly successful, sir. तो ठीक है, बट हाँ, आई एम रनिंग ए लाइफ, गुड लाइफ, दैट आई एम हैप्पी विद दैट। So the success parameter is my own. So Exactly. whatever I thought I am achieving that, I am doing that good for myself, for my family. So अभी हम इन प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो प्रेशर है, ये जो हमको स्टेटमेंट्स के साथ में आता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आता है, और हमें यकीन दिलाया जाता है कि वी आर नॉट दैट एफिशिएंट, वी नीड टू वर्क इवन फॉर मोर आवर्स, फॉर द मोर प्रोडक्टिविटी, एंड there is always a tussle between the employer and the employee, जहाँ पे कि employer चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोडक्टिविटी ले सकूँ, और एम्प्लॉय इसलिए है क्योंकि वो है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं उतना ही करना चाहता हूँ जो मेरे सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, और मैं 24 आवर्स नहीं काम कर सकता, ठीक है। बट एक एम्प्लॉयर हमेशा ही खुद भी काम ज़्यादा करना चाहता है और लोगों से भी ज़्यादा करवाना चाहता है, जिससे कि उसको लगता है कि मेरी जो है 100x तक मैं पहुंचा पाऊँ अपनी प्रोडक्टिविटी को, और या तो अल्टीमेटली द मनी दैट विल गो इन देयर पॉकेट ओनली, तो दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर देम टू डू दैट। I think I would like to mention a very important and a very useful technique over here, जो मेरे ex boss ने मुझे बताया था। He always was of the thought process that instead of increasing the number of hours, अगर आप अपने पूरे दिन का breakup hourly करें, then you will be able to spot the gray areas when you are not giving your best, or when you are not utilizing time to the utmost capacity. तो वो चीज अगर आप देख लेंगे, तो instead of treating your entire 8 hours or 10 hours as one day, if you can break them down, and then you can actually appoint your day, your hourly priority, wherein it is generally said that your most burning priority should be dealt in the first half of the day, and then the reminders and the follow-ups. आई थिंक कुछ ऐसा आप टेक्निक निकालें जिससे कि आपको ना एक ट्रैक रहे टाइम का कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज उससे होगा क्या, आप नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दोगे, आप रात को 9 बजे तक ऑफिस ही बैठ रहे हो, बट स्टिल योर टू डू लिस्ट विल नॉट बी ओवर। बिल्कुल। सो इम्पोर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ आवर्स या आपकी टू डू लिस्ट खत्म हो जाए, तो इसके लिए यू नीड टू हैव अ ट्रैक ऑन द टाइम मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी अकॉर्डिंगली। बहुत बढ़िया। It is really good to understand the impact of the stress on all the aspects of the life, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि my audience has also understood, and that stress is not just a word, और उसको अगर हम लोग छोटे लेवल पे ही ना देखें, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो अगर हम इनिशियल लेवल पे उसको समझ जाएं और उसके ऊपर काम कर लें, तो then it will be very beautiful way to live the life happily, है ना? तो that is very important. So thank you for giving such a insight on this. Thank you so much. And with the next session, we would definitely like to know how your book and contributing into giving the solutions to all this कॉर्पोरेट लेवल पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो कहाँ पे बैलेंस जैसे हम देखने बहुत हो जाता है, और बहुत सारा टाइम हमारा वर्किंग आवर्स में चले जाता है, फैमिली और बाकी हेल्थ, इन चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं पोस्टपोन करते रहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट वी विल स्टार्ट जॉगिंग। ठीक है, तो ऐसा ना करने के लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, तो दैट विल डेफिनेटली लाइक टू नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू ऑल, एंड वी विल सी द नेक्स्ट सेशन और सुनो सुनाओ दिल की बात। थैंक यू।